हेलो लर्नर्स। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फ्यूल्स का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्यूल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को याद रखने के लिए हमने एक ईजीएस्ट बनाया हुआ एक वे है, जो ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग ऑफ हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल, जिसको हमने दो भागों में बांटा है। एक पहला जो सेंटेंस है, डैड यूजुअली यूजेस शॉर्ट राइफल। तो डैड यूजुअली यूजेस शॉर्ट राइफल, आज हम लोग सिर्फ इस सेंटेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डैड से डी फॉर डिवीज़न ऑफ वर्क। तो हम लोग सबसे पहले डिवीज़न ऑफ वर्क के ऊपर बात करते हैं कि डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है। जो कोई भी जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, उसको हम लोग छोटे छोटे भागों में बांट करके करते हैं। जितने प्रत्येक कार्य जो होता है, और हर कार्य के लिए एक योग्य व्यक्ति जो कुशल होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, एजुकेटेड होता है और लर्नेड स्पेशलिस्ट होता है, उसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक स्पेशलाइजेशन होता है। फ्यूल के अनुसार कार्य का विभाजन का जो उद्देश्य होता है वह होता है कि एक बार के परिश्रम से अधिक प्रोडक्टिविटी, और उसके अंदर विदाउट एनी मिस्टेक्स, मतलब हम उसको अच्छे कार्य करने के लिए उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। यदि हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो धीरे धीरे मनुष्य जो है वह उसके अंदर निपुण हो जाता है, और जो मानवीय शक्ति का उपयोग करने का यह जो है मानवीय शक्ति के उपयोग करने का सबसे कुशलतम तरीका माना जाता है। ठीक है, तो व्यवसाय में जो कार्य में अधिक कुशलता से अगर पूरा किया जाता है तो उसे जो है विशिष्ट कार्यों में विभाजित कर दिया जाता है, और इसको जो व्यक्ति जो बहुत ही विशिष्ट होता है, उस कार्य में बहुत ही दक्ष होता है, तो उसी कर्मचारी से वह काम करवाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वह बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, और जो कुशलता उसमें होती है वह बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि एक कंपनी में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे आपका फाइनेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्शन होता है, या ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। इन सब में क्या होता है कि इनके जो विशेषज्ञ होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, वो मिलकर के कंपनी के प्रोडक्टिविटी को अच्छा बनाते हैं, और उसको अच्छा सेल्स, जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल होता है, उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हैं। फ्यूल के अनुसार यदि वर्क डिवीज़न के सभी पहलुओं, प्रक्रियाओं पर अगर मैनेजमेंट जो है वह समान रूप से अगर लागू किया जाना चाहिए, मतलब ये कह सकते हैं कि फ्यूल का कहना है कि जो डिवीज़न ऑफ वर्क है उसको मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजरियल में समान रूप से इसको लागू किया जाना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट टू मेक अ डिसीजन एंड कंप्लीटिंग द असाइंड वर्क। ठीक है, ये राइट अधिकार और उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, फ्यूल का ये मानना है कि अधिकार आदेश देने एवं आज्ञा पालन कराने का अधिकार है, जबकि उत्तरदायित्व अधिकार का
उप सिद्धांत है। अधिकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अधिकृत, जो कि आदेश देने का अधिकार है, एवं व्यक्तिगत अधिकार, जो कि प्रबंधक का व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है। अधिकार जो है वह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। प्रबंधक को अधिकार और उसके समान उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। मतलब अगर आपका जो भी प्रबंधक होता है, जो मैनेजर होता है, उसके पास अधिकार होता है और उसके समान ही उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ठीक है। और संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है, वह अपनी शक्ति का कहीं दुरुपयोग ना करे। इस दुरुपयोग से बचाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि कभी कभी अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ये सब दे दिया जाता है तो वो उसका मिसयूज़ करता है। तो उससे बचाव करने की भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैनेजर के पास जो है वह उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए उसके पास अधिकार भी होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक सेल्स मैनेजर को परचेज़ से एक सौदा करना होता है। ठीक है। वह देखता है कि जो कस्टमर है वो 60 दिन के उधार की सुविधा दे दें तो शायद यह हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा सौदा है, वह हो जाए। तो वह देखता है कि अगर ग्राहक को हम 60 दिन का उधार की सुविधा अगर दे देते हैं तो हमारा ये सौदा हो जाता है और कंपनी को शुद्ध रूप से 50 करोड़ रुपए का लाभ होता है। ठीक है। तो कंपनी का जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, वह 40 दिन के उधार देने का अधिकार देती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकार एवं दायित्व में समानता नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैनेजर को ये लग रहा है कि अगर 60 दिन का वो उधार दे दे तो ये काम जो उसका जो सौदा है, जो बेचने का जो पॉलिसी, वो कंप्लीट हो जाएगा, वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन कंपनी जो है वह उसको सिर्फ 40 दिन की उधार देने की अधिकार देती है। तो इससे क्या होता है कि आप इस उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी जो है वह उसको पूर्णतः जो है उसके अधिकार और दायित्व में समानता नहीं है, मतलब उसको अधिकार नहीं दे रही है एक तरह से, लेकिन जो है दायित्व उसके पास है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है मैनेजर जो है वह 60 दिन को उधार देने का अधिकार उसको मिलना चाहिए। इस उदाहरण में जो प्रबंधक जो है, मैनेजर जो है, उसको 100 दिन के लिए उधार देने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जैसे जितने की हमें आवश्यकता हो, जितना अधिकार होना चाहिए, जो एक लायबिलिटी मुझे अथॉरिटी उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उतनी, उससे कम भी नहीं मिलनी चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं मिलनी चाहिए। यदि आपको उससे कम मिलती है तो आप वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, और यदि आपको उससे कहीं ज़्यादा मिल जाती है तो इट मे बी पॉसिबल कि आप अपनी उस अथॉरिटी का मिसयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिसिप्लिन। इंगेजिंग इन बिहेवियर प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता है कि डिसिप्लिन कितना आवश्यक होता है, चाहे वह ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना हो या अपना सेल्फ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना हो। ठीक है। तो अनुशासन से हम ये मानते हैं कि संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के कार्य करने के लिए आवश्यक नियम, ठीक है, एवं नौकरी, जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, उसकी जो शर्तें हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको पालन करने से है। ठीक है। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को ठीक ढंग से फॉलो करते हैं
तभी हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं। फ्यूल का कहना है, या उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक लेवल पर एक अच्छे सुपरवाइज़र जो स्पष्ट और संतोषजनक समझौते एवं ठीक मतलब उसका एक नियम जो है उसको किसी भी तरह से मतलब उसके अंदर कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो सुपरवाइज़र हो वह कहीं भी डिस्क्रिमिनेट ना करे, ठीक है। जैसे प्रबंधक जो मैनेजर जो होता है, मैनेजर और लेबर संघ के बीच में एक समझौता हो जिसके अनुसार कंपनी को हानि की स्थिति से उबरने के लिए कर्मचारियों ने बिना अतिरिक्त मजदूरी के लिए अतिरिक्त घंटे कार्य करने का समझौता किया, ठीक है। एक मान लेते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर कि जो मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट और लेबर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि कंपनी लॉस में जा रही है और उस लॉस से उसको उबरने के लिए कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके अतिरिक्त घंटे काम करके एक्स्ट्रा वर्क करके ओवर टाइम काम करके उसको लॉस से उबारने की कोशिश की। तो प्रबंधक को क्या चाहिए, वह इसके बदले में जो उद्देश्य उसके उद्देश्य पूरा हो जाने पर कि वर्कर्स को मजदूरी में इंक्रीमेंट करने का वादा किया है, ठीक है। यहाँ पर जो डिसिप्लिन का अर्थ ये कह सकते हैं कि श्रमिक और जो प्रबंधक मैनेजमेंट और लेबर दोनों ही अपने अपने जो उनके वादे हैं को एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार के बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना द्वेष के, बिना जेलस के वह पूरा करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। फ्यूल का ये मानना है कि जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉई है, वह सिर्फ एक ही उसका बॉस होना चाहिए। यदि कोई भी एम्प्लॉई 2 या 2 से अधिक बॉस से आदेश लेता है, वह कमांड पाता है, तो वह जो है यूनिटी ऑफ कमांड को वॉयलेट करता है। जो प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड है उसको वो वॉयलेट करता है, ठीक है। और इसमें इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत जो भी काम करने वाले जो लोग हैं वो एक अधिकारी से आदेश लेने चाहिए उनको, और उसी के प्रति उनका उत्तरदायित्व होना चाहिए। फ्यूल ने इस सिद्धांत को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। उसको ऐसा लगा कि यदि इस सिद्धांत को वॉयलेट किया जाता है तो अधिकार जो है वह प्रभावहीन हो जाएगा, मतलब वो उसके जो राइट्स हैं वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे और डिसिप्लिन जो है वह ख़तरे में पड़ जाएगी। आदेश जो डायरेक्शन है, जो कमांड है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अड़चनें आएंगी और इससे जो है उसमें अस्थायित्व का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें फ्यूल्स का ये कहना है, इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, वह कार भी बना रही है और मोटरसाइकिल भी बना रही है, उसका दोनों का प्रोडक्शन कर रही है कंपनी। तो कंपनी को क्या चाहिए, वो दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट बना दे, ठीक है। कि एक डिपार्टमेंट जो है वो बाइक का प्रोडक्शन करेगा और एक डिपार्टमेंट जो है वो कार का प्रोडक्शन करेगा। कहीं पर भी उसमें ऐसा मिक्सअप नहीं होना चाहिए कि बाइक का प्रोडक्शन भी कार में आ जाए और कार का प्रोडक्शन बाइक में चला जाए। तो
हमारा कहने मतलब हम लोग को ये चाहिए कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है। अगले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फ्योल का ये मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है बेनिफिट्स वो किसी भी एम्प्लॉइज़ के ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कंपनी में कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई हित होता है। तो कंपनी के भी अपने उद्देश्य होते हैं। जब कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है तो उस कंपनी का भी अपना एक उद्देश्य होता है, उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि कंपनी जो है वह अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो वेतन देती है और उस पर अधिकतम प्रोडक्शन चाहती है। जो भी आपको वेतन दिया जाता है उसके ऊपर कंपनी का ये होता है कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सके। जबकि एम्प्लॉई क्या चाहता है, वह कम से कम काम करे और अधिक से अधिक वेतन पाए। तो दूसरी परिस्थिति क्या सर्कमस्टांसेस में कभी होता है कि एक कर्मचारी कुछ न कुछ छूट चाहेगा, जैसे वह कम समय काम करे जो किसी भी अन्य कर्मचारी को नहीं मिलेगी। सभी परिस्थितियों में समूह या कंपनी के हित किसी भी व्यक्ति के हितों का अतिक्रमण करेंगे। क्योंकि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनका कहीं ना कहीं अपना जो सेल्फ वो रेस्पेक्ट है वह कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में फ्योल का यही मानना है कि कर्मचारी के हित से ऊपर संस्था का हित होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। ठीक, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ में जो एम्प्लॉइज़ का जो पेमेंट है या उनकी जो क्षतिपूर्ति कह सकते हैं या उनका जो प्रतिफल है, जो उनका वेतन दिया जाता है, और जो संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए एक संतोषजनक होना चाहिए। दोनों उसमें अपने आप में सेटिस्फाई होने चाहिए। कर्मचारियों को इतनी मजदूरी ज़रूर मिलनी चाहिए कि कम से कम उनका जीवन स्तर जो है वह एक रिजनेबल हो। उनका जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, या उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वह एक लेवल पर होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ कंपनी की जो भुगतान करने की जो क्षमता है, उसका पेमेंट करने की जो क्षमता है उसकी सीमाओं में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी की जो सीमा है वो 100 रुपये देने की है तो उससे 150 रुपया मांगा जाए। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम दूसरे शब्दों में हम प्रतिफल को कहेंगे कि वह जो है एक न्यायोचित होना चाहिए, कि मतलब रिजनेबल होना चाहिए, और इससे अनुकूल वातावरण बनता है। यदि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों अगर संतुष्ट हैं तो उससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार होता है, जिसमें जो एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के दोनों के बीच में एक मधुर संबंध बनता है। और इसका जो रिज़ल्ट होता है वह यह होता है कि कंपनी जो अपना वर्क है, जो अपना प्रोडक्शन है, वह बेहतर ढंग से कर पाती है। एट द लास्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें।